हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि आपके सेकंड चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक है प्रभाव सत्ता कानून। तो हम लोग सामाजिक परिवर्तन एवं व्यवस्था की चर्चा कर रहे थे। उसी चैप्टर का जो अगली हेडिंग है उसी में वो प्रभाव सत्ता एवं कानून के बारे में है। तो जैसा कि हम बात करते हैं तो यहाँ पे एक एक चीज़ को लेके हम लोग चलेंगे। तो बात करते हैं प्रभाव की। तो प्रभाव कहने से आपके दिमाग में सबसे पहले क्या चीज़ आती है? तो प्रभाव का मतलब ये हुआ कि आप किसी व्यक्ति पर किसी चीज़ का उसको अपने तरीके से करने के लिए बाध्य करना चाहते हैं या अपने अनुसार किसी व्यक्ति को कोई काम करवाना चाहते हैं, यानी कि आप उसको किसी भी तरीके से प्रभावित करना चाहते हैं, तो वो आपका प्रभाव हुआ। तो हम ये कह सकते हैं कि ये असंतुलित संबंधों पर आधारित होता है। ठीक है, यानी कि अगर हम किसी को प्रभावित कर रहे हैं, यानी कि हम उससे अपनी बात मनवाने का प्रयास कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा और उसका संबंध जो है वो हम उससे उच्च स्थिति में है और वो हमसे कहीं ना कहीं निम्न स्थिति में है, यानी कि हम उसको बात मनवाने की स्थिति में है। हम यानी कि डोमिनेंट है और वो कहीं ना कहीं वो हमसे नीचे स्तर पर है। तो वहाँ पे हम कहते हैं कि असंतुलित संबंधों पर आधारित होता है। तो जाहिर सी बात है कि जब कोई चीज़ असंतुलित संबंधों पे होगी, यानी कि बराबरी पे नहीं होगी, तो वहाँ पे प्रतिरोध की स्थिति होगी। तो जो दूसरा समूह होगा जो कि जिसको कि हम अपनी बात मनवाने का या उसको हम प्रभावित करने का प्रयास करते हैं, वो कहीं ना कहीं प्रतिरोध यानी कि विरोध करेगा, उस चीज़ का वो विरोध करता है। क्योंकि अगर मानव है तो जाहिर सी बात है वो किसी भी चीज़ को बिना उसका कारण या बिना उसकी वजह जाने स्वीकार नहीं करेगा, उसका विरोध करेगा। तो प्रतिरोध की स्थिति उत्पन्न होती है। लेकिन जो डोमिनेंट ग्रुप है, जो कि प्रभावशाली समूह है, उसके पास क्या है? उसके पास शक्ति है। तो जब उसके पास शक्ति है तो वह अपनी शक्ति का प्रयोग करता है और वह अपनी शक्ति के बल पर वो दूसरों को प्रभावित करता है, तो दूसरे भी कहीं ना कहीं उसको सहयोग देने के लिए मजबूर हो जाते हैं, यानी कि उसका सहयोग करने के लिए बाध्य हो जाते हैं। ठीक है, ये फिर आपका ऐसी स्थिति में क्या होगा? ये स्वीकृति की स्थिति, यानी कि उसकी बात को मान लिया जाएगा। ठीक है, तो स्वीकृति की स्थिति यहाँ पे बनती है। ठीक, तो स्वीकृति की जो आपकी स्थिति बनती है, तो ये कहीं ना कहीं आपका मतलब ये हम कह सकते हैं कि शक्ति संतुलन में निहित है, यानी कि आपके ये शक्ति के बल पर ही स्वीकृति की स्थिति बनती है। अब देखिए, इसमें एक और चीज हम इसमें शामिल करते हैं, जिसको कि हम आप कहते हैं कि क्या ये जो है ये आपकी जो शक्ति की स्थिति है और लोगों की सहयोग करने की स्थिति है, तो क्या ये केवल भय के कारण है? यानी कि हम ये कह रहे हैं कि क्या ये व्यक्ति केवल भय के कारण ही उसने आपकी बात को माना या आपके प्रभाव को स्वीकार किया या आपकी शक्ति को उसने स्वीकार किया? क्या ये ऐसा केवल भय के कारण ही है या भय के अलावा भी कोई चीज है जिसकी वजह से उसने इन चीजों को स्वीकार किया, आपकी शक्ति को स्वीकार किया, यानी कि आपके प्रभाव को माना? तो उसको हम क्या देखते हैं? इसके अलावा भी, भय के अलावा एक चीज होती है, देखिए, वैधता। ठीक है, दूसरी बात क्या है? वैधता, जिसको कि हम अंग्रेजी में लेजिटिमेसी बोलते हैं। ठीक है, यानी कि वैधता। तो केवल भय के कारण ही कोई व्यक्ति किसी की शक्ति को स्वीकार नहीं करता। केवल भय के कारण ही कोई व्यक्ति किसी की शक्ति या प्रभाव को स्वीकार नहीं करता, बल्कि इसके साथ साथ वहाँ पे एक और तत्व होता है कि जिसको कि हम वैधता कहते हैं, वो वैधता भी शामिल होता है। तो वैधता का मतलब क्या होता है? अब वैधता आप थोड़ा सा हम बता रहे हैं। अब वैधता का मतलब क्या है? अब देखिए, जैसे अगर समाज में कोई चीज को हम कहते हैं कि ये वैध है, ठीक है, यानी कि वैध का मतलब होता है
कहीं ना कहीं उसको स्वीकृति प्रदान की गई है, समाज द्वारा उसको स्वीकृति प्रदान की गई है, उसको स्वीकार किया गया है। तो समाज द्वारा उसको स्वीकृति प्रदान की गई है, इसका मतलब क्या, केवल स्वीकार करने से ऐसे नहीं है, उसको अधिकार दिए गए हैं। ठीक है, कुछ नियमों के तहत उसको अधिकार दिए गए हैं। पहली चीज क्या, समाज ने उस चीज को स्वीकार किया। ठीक है, उसके बाद कुछ नियमों के तहत उसको अधिकार दिए गए हैं और वह न्यायिक दृष्टिकोण से भी उचित है, ठीक है। यानी कि उसको समाज ने स्वीकृति प्रदान की और कुछ नियमों के तहत उसको अधिकार दिए गए और न्यायिक दृष्टिकोण से भी वह ठीक है, यानी कि सही है। तो इस आधार पे समाज उसको मान्यता प्रदान करता है। तो समाज उसको मान्यता प्रदान कर देता है तो हम उसको कहते हैं कि वह वैध है। तो वह वैध है, तो वैध है, तो इसी को लोकतंत्र में हम लोग क्या कह देते हैं, सत्ता। लोकतंत्र में हम इसको क्या कहते हैं, सत्ता कह देते हैं। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। अगर कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, किसी को कोई चीज़ ना समझ में आए तो आप जो है उसका कमेंट बॉक्स में आप अपने प्रश्नों को डाल दीजिए, हम उसका उत्तर दे देंगे। तो यहाँ पे अगर हम वैधता को और बढ़िया से आपको समझाना चाहें तो अच्छे तरीके से, तो आप देखेंगे कि इसका आपका सबसे अच्छा उदाहरण सत्ता के रूप में दिखता है। तो सत्ता क्या, हम लोग लोकतांत्रिक व्यवस्था की बात करते हैं, हम लोग लोकतंत्र में रहते हैं, जहाँ पे जो सत्ता होती है वह जनता के प्रतिनिधियों द्वारा चुनी हुई सरकार होती है। जनता द्वारा चुनी हुई सरकार होती है। जनता के प्रतिनिधि होते हैं जो कि जनता ही उनको चुनती है और उन्हीं के माध्यम से वो सरकार चलती है। यानी कि जनता के लिए जनता द्वारा शासन होता है, जिसको कि हम लोकतंत्र में वैधता प्रदान की गई है। वैधता, ये देखिए, तो ये आपकी वैधता जो है वो हम इसको सत्ता के माध्यम से निरूपित कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे सत्ता को हम लोग जो है मुख्य रूप से दो भागों में बांट सकते हैं, औपचारिक, अनौपचारिक। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि सत्ता को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा जा सकता है। तो औपचारिक कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो भी आप चीजें देखेंगे वो आपके लिखित नियम या कानून होंगे। ठीक है, तो औपचारिक का मतलब होता है लिखित नियम। ठीक है, तो यहाँ पे आपके लिखित नियम या कानून होते हैं जिनको कि राज्य द्वारा लागू किया जाता है। तो ये नियम कानून मानना आपकी वैधता होती है और ये सभी के लिए प्रभावकारी होते हैं और बाध्यकारी होते हैं। तो सभी को समाज में इनको मानना पड़ता है। तो ये आपका इसमें जैसे हम ये कह सकते हैं कि आप लोग देखेंगे कि विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग लोगों के पास सत्ता होती है। तो कहने का मतलब एक अध्यापक है तो अध्यापक के पास जो सत्ता है वो अलग तरीके की है। उस सत्ता का इस्तेमाल वो अपने छात्रों पे करता है, यानी कि उनको पढ़ाने के लिए उनको जो काम वगैरह देता है और अपनी बात सही तरीके से चीज़ों को सिखाने के लिए, समझाने के लिए, मनवाने के लिए अपनी सत्ता का प्रयोग करता है। इसी तरीके से हम विभिन्न क्षेत्रों में देखते हैं, जैसे कि ट्रैफिक पुलिस है, तो ट्रैफिक पुलिस के पास भी एक अलग तरीके की सत्ता होती है। एक न्यायाधीश है, यानी कि जज बोलते हैं जिसको, तो एक न्यायाधीश है, उसके पास भी एक अपनी कुछ नियमबद्ध तरीके से सत्ता होती है और कोई भी व्यक्ति किसी और के कार्य क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करता है। तो सबका एक निश्चित जो है डिफाइन एक एरिया है और उस एरिया में दूसरा कोई व्यक्ति हस्तक्षेप नहीं कर सकता है और उस अपने क्षेत्र में वही व्यक्ति उस सत्ता को हासिल करता है, धारित करता है, क्योंकि वह विशिष्ट नियमों के माध्यम से राज्य द्वारा उसको प्रदान की गई है। तो औपचारिक सत्ता में हम आपका यही मतलब कुछ जैसे आपका जज हो गया, है ना, अध्यापक है, पुलिस है, तो इन लोगों को
शामिल किया जाता है। पुलिस है, ये तो न्यायाधीश तो हो गया। तो ये औपचारिक सत्ता है, यानी कि ये लोग अपने क्षेत्र में इनको कुछ विशेष अधिकार दिए गए हैं, जो कि नाम अगर इनके आदेशों का अगर अन्य लोग उल्लंघन करते हैं, अन्य लोग नहीं इनकी बातों को मानते हैं, तो ये उसको दंड देने की या बाध्यता पूर्वक मनवाने की क्षमता या सामर्थ्य भी रखते हैं। तो दूसरा एक होता है अनौपचारिक। तो अनौपचारिक में आपका क्या है कि जैसे आपके धार्मिक नेता हो गए, शिक्षाविद हो गए, कलाकार हो गए, लेखक हो गए, है ना। तो यानी कि ये लोग ऐसे होते हैं कि जिनको औपचारिक रूप से राज्य द्वारा कोई शक्ति प्रदान नहीं की गई है। राज्य द्वारा कोई शक्ति औपचारिक रूप से नहीं दी जाती है, लेकिन फिर भी ये लोग एक प्रभावशाली सत्ता समाज में रखते हैं। तो इसके माध्यम से समाज में इनको एक विशिष्ट दर्जा या स्थिति प्राप्त होती है। ठीक। तो ये विभिन्न क्षेत्रों में कुछ लोग प्रतिभा संपन्न लोग होते हैं, तो ये उनकी भी एक सत्ता होती है। तो इसको हम क्या कहते हैं, ये जो है अनौपचारिक सत्ता ये लोग धारण करते हैं। ठीक है, यानी कि शक्ति इनके पास भी है, लेकिन ये अनौपचारिक है। ये लोग भी समाज में अपनी प्रभावकारी स्थिति में होते हैं और इनकी बात का, इनके जो भी इनके कृत्य होते हैं, उसको समाज में विशेष रूप से प्रमुखता और महत्व दिया जाता है। तो ये सत्ता के माध्यम से हमने आपको दो चीजें बताई, एक औपचारिक बताया, अनौपचारिक बताया। और औपचारिक में जैसे हमने आपको उदाहरण भी दिया कि ये लिखित नियमबद्ध कानूनन होते हैं, जिसमें आपका पुलिस है, जज है, न्यायालय अध्यापक है ना, ट्रैफिक पुलिस है, या ब्यूरोक्रेसी है, नौकरशाही। आप बस नौकरशाही एक समझ लीजिए कि अगर आपने नौकरशाही कह दिया तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें शामिल हो जाती हैं, तो ये आपका लिखित आ जाएगा। और इसके अलावा इन लोगों के पास भी अनौपचारिक सत्ता होती है, क्योंकि इनके स्टेटमेंट ही अपने आप में बहुत मायने रखते हैं। अगर ये कुछ कहते हैं, कुछ बोलते हैं, है ना, कोई सुझाव देते हैं, तो भी उसको महत्व दिया जाता है। तो ये आपकी हो गई सत्ता की बात हो गई। अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा कानून की चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि आपका देखिए प्रभाव हो गया, सत्ता हो गया, बस कानून बचा है। थोड़ा सा कानून की बात भी कर लेते हैं। तो कानून तो हमने आपको बता ही दिया, ठीक। थोड़ा सा अभी इसको और एक बार और फिर से रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, ये सारी चीजें हम आपको बता रहे हैं, तो कहने का मतलब ये कहीं ना कहीं सारी चीजें आपकी सामाजिक व्यवस्था से जुड़ी हुई हैं। तो कानून जो है, ये कानून किस लिए होता है? कानून भी समाज में व्यवस्था को बनाए रखने के लिए होता है। ठीक है, तो कानून ये किस तरीके का कानून है? ये आपका वर्तमान समाज में, यानी कि हम लोग जो है और अपने आधुनिक समाज की बात करते हैं, तो यहाँ पे आपका होता है लिखित कानून। ठीक है, हम लोग अगर अपने भारतीय समाज की बात करें तो यहाँ पे लिखित कानून होता है। ठीक, तो यानी कि लिखित कानून, तो हम यहाँ पे इसको अगर हम एक उदाहरण देना चाहें तो हम यहाँ पे संविधान की बात कर सकते हैं। तो संविधान क्या है? एक लिखित कानून है। तो इस कानून के माध्यम से आपको कुछ अधिकार दिए गए हैं और आपके कुछ कर्तव्य हैं। ठीक है, तो ये आपको कुछ अधिकार भी देता है। अधिकार का मतलब होता है कि आपको किसी काम को करने की शक्ति, और कर्तव्य का मतलब आपके कुछ काम भी निर्धारित किए गए हैं, जो कि काम आप करते हैं तभी जाके समाज में, व्यवस्था में योगदान मिलता है। सामाजिक व्यवस्था के अनुरक्षण में वो चीजें योगदान देती हैं। तो ये चीजें जो होती हैं कहीं ना कहीं आपकी, ये देखिए, ये आपके जो नियम है, अधिकार है, ये जो कर्तव्य है, तो इन लोगों को समाज में व्यवस्था बनाए रखने के लिए कहीं ना कहीं से आपको संरचनागत मदद मिलती है। संरचनागत मदद का मतलब ये होता है कि समाज में कुछ ऐसी संस्थाएं भी हैं जो कि आपके इन कामों को करने में मदद करती हैं, सहूलियत प्रदान करती हैं। जैसे कहने का मतलब ये है कि केवल लिखित कानून बना दिया और आपको अधिकार दे दिए
तो इससे ये नहीं हो जाता है कि आप अपना काम सुचारू रूप से कर पाएंगे, उसमें भी कई तरीके की बाधाएं आती हैं। तो फिर उन बाधाओं को दूर करने के लिए जैसे आपको संरचनागत मदद कहाँ से मिलेगी, जैसे एक संस्था है आपका पुलिस प्रशासन है, ठीक है, पुलिस प्रशासन है, जेल है ना, न्यायालय है, ठीक है, और विभिन्न तरीके के बोर्ड वगैरह हैं और भी कई तरीके की संस्थाएं हैं, कानून है ना। तो ये सारी चीजें जो है एक संरचना आपका एक संस्था उपलब्ध कराती हैं कि जिनके माध्यम से आप अपने काम को सुचारू तरीके से कर पाते हैं। तो ये सारी चीजें मिलके आपको कानून की एक संरचना का निर्माण करती हैं, ठीक है, यानी कि ये सब चीजें मिलके एक कानूनी संरचना बनाती हैं, ठीक। तो ये आप देखेंगे कि कानून जो है इस तरीके से आपको एक विस्तृत दायरा प्रदान करता है कि जो कि आपको कुछ अधिकार भी देता है, कुछ कर्तव्य भी देता है, और ये सभी लोग मिलके क्या करते हैं, सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करते हैं। तो हम लोग मुख्य रूप से व्यवस्था की ही चर्चा कर रहे थे, ठीक। और एक जैसा कि हमने आपको शुरू में भी बताया था कि व्यवस्था को समझने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है परिवर्तन को समझना, कि जब तक आप परिवर्तन को नहीं समझेंगे तब तक आप व्यवस्था को पूरी तरीके से नहीं समझ सकते हैं। क्योंकि ये आपका जो सामाजिक व्यवस्था है, ये देखिए एक बार फिर से थोड़ा सा रिवाइज कर दे रहे हैं। तो सामाजिक व्यवस्था जो है निरंतरता के साथ परिवर्तन, ठीक है। तो सामाजिक व्यवस्था की चर्चा निरंतरता के साथ परिवर्तन में, यानी कि स्थिरता की स्थिति भी होती है और परिवर्तन की स्थिति भी होती है। तो इस चीज को साथ में लेके चला जाता है। तो इस तरीके से अब हम लोगों ने यहाँ पे आपका प्रभाव, सत्ता और कानून को भी देख लिया। इसके पहले के टॉपिक में हम लोग जो है सामाजिक व्यवस्था निरंतरता की चर्चा कर चुके हैं और यहाँ पे प्रभाव, सत्ता, कानून देख लिया। अब आगे का जो भी होगा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसकी चर्चा करेंगे। इसको यहीं तक रखते हैं। किसी को कोई भी प्रश्न पूछना हो, कोई समस्या हो तो आप जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। और ये मुख्य रूप से ये क्लास जो है कक्षा 11 के विद्यार्थियों के लिए चलाई जा रही है, जिसमें कि आपका समाज का बोध जो आपकी पुस्तक है उसका 2nd चैप्टर है। ये ग्रामीण तथा नगरीय समाज में सामाजिक परिवर्तन तथा सामाजिक व्यवस्था उससे संबंधित है। इस बारे में किसी को कोई समस्या हो, कोई डाउट हो तो वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है। धन्यवाद।